Hi friends, welcome on Europedia and ECP, and this video is related to the solution of recently conducted exam of Junior Environmental Engineers by Punjab Public Service Commission, and it was conducted on 8th September, and soon is going to be exam of Assistant Environment Engineer by Punjab Public Service Commission. Syllabus is same. सो ये जो पेपर है जो जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का हुआ 8 सितंबर 2024 को, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। आपको इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस तरह का पेपर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर में पूछा जा सकता है, कैसा पेपर आ सकता है और किस डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। टॉपिक क्योंकि सिलेबस कॉमन है तो सिमिलर टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना। और सॉल्यूशन जब हम लोग देंगे इसका डिटेल, जैसे डॉक्यूमेंट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे से ले सकते हैं, और जब इसको डिटेल में आप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक्स को, तो आपको आइडिया लगेगा कि टॉपिक है क्या, तो कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप इसको प्रिपरेशन करना। सो स्टार्ट करते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम 8 सितंबर को हुआ था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? सोलर एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कैंसर कर सकती हैं ह्यूमन स्किन के ऊपर। तो ये डायग्राम मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। अर्थ में ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर तक है, और उसके बाद ओजोन लेयर, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर का एंड जो 10 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? लोअर स्ट्रेटोस्फियर में होती है। ये देखिए ओजोन लेयर करती क्या है? सोलर लाइट जब आती है तो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, और जब वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो इंफ्रारेड हो जाती है, और इंफ्रारेड को ये बेसिकली यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। और ओजोन, गुड ओजोन, बैड ओजोन, दो तरह की ओजोन होती है। जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन है यहाँ पे, वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है, जो बैड ओजोन है। गुड ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देती है, दैट इज कॉल्ड गुड ओजोन। एसिड रेन का मेन रीजन क्या है? एसिड रेन क्यों होता है? तो मेन रीजन एसिड रेन का है सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये गैसेस आपकी कहाँ से निकलती हैं? फॉसिल फ्यूल से, पावर प्लांट से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से। तो ये आपकी जब वाटर के साथ मिलती हैं, रेन वाटर के साथ मिलती हैं, तो ऑक्सीडेशन होता है, और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो आप भी जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड रेन बोलते हैं। तो सल्फ़र एंड नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो पानी के साथ, वाटर के साथ मिलेगा, और ये दो गैसेस को प्रोड्यूस करेगा, जिसको एसिड रेन बोलते हैं। और ये कहाँ से आती हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो एसिड रेन, ये देखिए जो पावर प्लांट है या व्हीकल है या और इस तरह का फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, उससे NOx, SOx, नॉक्स, सॉक्स इसको बोलते हैं, NO2, SO2, ये मिलके आपका HNO3, ये आपका HNO3 बनाता है, ये आपका H2SO4 बनाता है। और फिर एसिड रेन के बहुत एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं, वेजिटेशन, प्लांट्स, ये सारे इससे ख़त्म होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? ये बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5, PM 10 आपने सुना होगा। पार्टिकुलेट मैटर को बेसिकली इसको पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें चार्जिंग पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और फिर उसमें से ये गैस स्ट्रीम जिसमें पार्टिकल मैटर होते हैं उसमें से निकलती है, और फिर ये जो पोल्यूटेंट हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये पोल्यूटेंट्स को उसमें से निकाल देती है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड प्लेट्स। तो जो गैस जिसमें पार्टिकल मैटर्स हैं, जो पार्टिकल मैटर्स यहाँ से जाएंगे उनको आयोनाइज कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आयोनाइज हो जाएंगे। जब वो आयोनाइज होंगे तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा,
तो इस तरीके से वो पार्टिकुलेट मैटर सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे, प्लेट्स पे कलेक्ट कर दिए जाएंगे, और जब गैस बाहर निकलेगी तो उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर नहीं होगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। फ्रेंड्स, सर्कुलर इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी एक सर्कल में मूव करती है, और जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं हम, उसको वेस्ट ना करें, उसको दोबारा से रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, और सस्टेनेबिलिटी के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, वेस्टेज मिनिमम होता है, पॉल्यूशन मिनिमम होता है, रॉ मटेरियल के ऊपर आप डिपेंडेंस कम करते हैं, लॉन्जिविटी बढ़ती है, एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलते हैं, पॉल्यूशन कम होता है, बायोडाइवर्सिटी आपकी जो है वो प्रोटेक्ट होती है। तो ये कुछ इसमें बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स। सर्कुलर इकोनॉमी का डेफिनेशन, ऐसी इकोनॉमी जो वेस्टेज को एलिमिनेट करती है, रिसोर्सेज को यूज़ करती है एफिशिएंटली, और उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। और कुछ प्रिंसिपल हैं उसके। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सर्कुलर इकोनॉमी का है RRR, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जो भी प्रोडक्ट है उसको ड्यूरेबल होना चाहिए, उसको दोबारा से रिसाइकल करना है, तुम्हें रीयूज़ करना है, और मिनिमम वेस्टेज को रिड्यूस करना है। अब देखो, कुछ मल्टीलेटरल आपकी जो कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। उसी में एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POP से रिलेटेड है। ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें POP से रिलेटेड हमने ट्रीटी जो बना रखा है। और POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो केमिकल हैं जो काफ़ी देर तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, और ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस होते हैं। ये इस इमेज में जैसे आप देख पा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो इवेंचुअली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की तरह से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। जाते हैं, पहले आप उनको सॉइल में डालते हो, सॉइल के बाद फिर वो पानी में जाते हैं, रेन में जाते हैं, ट्रीज़ में जाते हैं, तो वो परसिस्ट करते हैं और काफ़ी देर तक एज अ पॉल्यूटेंट ही रहते हैं। बॉर्न कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में था। मैंने आपको बताया कि ये जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम है, इसमें जो पेपर था उससे आपको ये पता लग जाएगा कि और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन से क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर में भी बेसल कन्वेंशन से आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ये रॉटरडैम से आ जाए या बॉर्न कन्वेंशन से आ जाए। तो ये जो मैंने नाम लिख रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना। 3 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्न कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल से रिलेटेड है, 1989 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, जो ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना, एग्जाम में कोई ना कोई इनमें से आता है। अभी बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब पॉल्यूटेंट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेट होता चला जाता है। 2-3 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बायो मीडिएशन, रिमीडिएशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन जो है वो टाइम के साथ
पॉल्यूटेंट का एक्यूमुलेट या इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनवायरनमेंट, वो बायो कंसंट्रेशन है। और प्रोसेस जो बायो ऑर्गेनिज्म को यूज करके पॉल्यूशन साफ करने की प्रोसेस है, उसको बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन वो बायो एक्यूमुलेशन की ही प्रोसेस है जो फूड चेन के साथ साथ बेसिकली पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। तो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन दो अलग चीज है। यहां पे आप देख रहे हो कि आपके स्पीशीज सेम है, लेकिन विद पैस ऑफ टाइम उसके अंदर पॉल्यूशन लेवल बढ़ता चला जाता है स्पीशीज के अंदर। ऑब्वियसली जितना एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग रहेगा स्पीशीज उतना पॉल्यूट होता है, कंटेमिनेंट्स उसके अंदर चलते जाते हैं। लेकिन स्पीशीज के साथ जैसे जैसे स्पीशीज चेंज हो रही है उसके अंदर पॉल्यूशन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है, कंटेमिनेशन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है। इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स हैं और कई बार एग्जाम में किसी न किसी गोल में से क्वेश्चन पूछता है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 से आया था, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 इज रिलेटेड टू पॉवर्टी इरेडिकेशन रिमूवल, 4 जो है वो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड 10 जो है वो इनइक्वालिटी टू बी रिड्यूस्ड। सो नो पॉवर्टी 1, जीरो हंगर 2, गुड हेल्थ 3, क्वालिटी एजुकेशन 4, जेंडर इक्वालिटी 5, ऐसे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनको एक एनवायरनमेंट में सपोर्ट किया जा सके उनको क्या बोलते हैं? आंसर है कैरिंग कैपेसिटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं कैरिंग कैपेसिटी को? कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्पीशीज के जिनको एनवायरनमेंट में सपोर्ट किया जा सके ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बायोटिक पोटेंशियल क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, इसका थोड़ा सा टर्म्स आप पढ़ के जाना जो बाकी चॉइसेस थी, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी तो ये है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कैरिंग कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से। ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, कैरिंग कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट किया जा सकता है, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं सपोर्ट करने के लिए, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मैक्सिमम मात्रा में मिलने वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा है? कोल सबसे ज़्यादा मिलता है। आप जानते हैं इंडिया के अंदर पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ें इंडिया में कम हैं। पेट्रोलियम इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, ऑयल, नेचुरल गैस हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ कोल हमारे पास है। और कोल के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो उसमें भी हम लोगों के पास एंथ्रासाइट नहीं है, जो अच्छी क्वालिटी का कोल है वो नहीं है, बट आई थिंक बिटुमिनस एंड लिग्नाइट इज समथिंग विच वी हैव। नॉइज से कौन सी प्रॉब्लम इनमें से होती है, कौन सी नहीं होती? रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, सांस लेने की डिजीज जो है, वो आपकी नॉइज से नहीं होती। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सुनने की वो प्रॉब्लम आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, लेकिन रेस्पिरेटरी डिजीज कुछ और है। स्लीप पैटर्न चेंज होने को बोलते हैं इंसोम्निया। इनमें से कौन सा सबसे कोल्ड रीजन है एटमॉस्फेयर का? दैट इज मेसोस्फीयर। मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, और इसमें काफ़ी लो टेम्परेचर चला जाता है, मेसोपॉज होता है एक। ये डायग्राम द्वारा देखो, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा जो 10 किलोमीटर तक होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर 10 से 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर मेसोस्फियर
तो स्ट्रेटोस्फीयर को ही दो पार्ट में, मेसोस्फीयर इन्होंने ऊपर वाला पार्ट कर दिया, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो उसमें मेसोस्फीयर जो है, इसको ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कि ये जो मेसोस्फीयर का ये वाला जो पार्ट है, मेसोपॉज, ये सबसे कम टेम्परेचर वाला होता है। ये देखो -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे आप ऊपर गए टेम्परेचर कम हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, इन्वर्शन आ गया स्ट्रेटोस्फीयर में, फिर ऐसे हुआ, इस तरीके से। तो ऐसे टेम्परेचर चेंज होता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो ओजोन तो है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है। लार्जली जो प्रॉब्लम आई है सरफेस के ऊपर, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की वजह से। SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। SOx जो है, NOx, SOx मैंने बताया कि वो आपके एसिड रेन से जुड़ी हुई हैं दोनों टर्म्स। NOx, SOx ये दोनों आपकी एसिड रेन से जुड़ी हैं, बिकॉज ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों ही तुम्हारे पावर प्लांट वगैरह से निकलते हैं। ओजोन मैंने आपको बताया, जब ट्रोपोस्फीयर में ओजोन होता है तो वो गुड ओजोन, जो बैड ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है, और जब ये ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ये गुड ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। मीथेन का पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट में कम होने की वजह से उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। तो 80% कंट्रीब्यूशन जितना भी ग्रीन हाउस गैस का है वो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉलोड बाई मीथेन, फिर N2O, NOx नहीं है ये, NXO है ये, फिर बाकी जितने भी आपके गैसेस हैं। तो तीन मेन जो कंट्रीब्यूटर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O। रिंगलमैन स्केल किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हो? दैट इज स्मोक डेंसिटी। ये एक विजुअल मेथड होता है जिससे स्मोक की डेंसिटी का मेजर किया जाता है, और अलग अलग शेड, ग्रे कलर के शेड होते हैं, और जो स्मोक है वो भी ग्रे कलर की होती है। आप कितनी डेंस है उससे शो किया जाता है। देखो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये ग्रेइश कलर होता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, कलर बढ़ता जाता है, और ग्रेइश कलर बढ़ता जाएगा। इंसिनरेटर मैंने आपको बताया कि बायोमेडिकल, जो बायो वेस्ट है उसको, मेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज करते हैं इंसिनरेटर्स। और 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है इसमें। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। कैसे वर्क करता है इंसिनरेटर? वेस्ट कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, कंबशन, एमिशन, ऐश डिस्पोजल। ये इसका डायग्राम है। स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक नाम है इकोलॉजी के अंदर, जिसको सिनेकोलॉजी बोलते हैं। तो यू शुड नो व्हाट इज द सिनेकोलॉजी, एंड दिस इज द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें नॉर्मली जब आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है तो ऑटेकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी में डिफरेंस, ये दो में डिफरेंस करने के लिए बोलता है। जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, हम इंडिविजुअल स्पीशीज को स्टडी करते हैं तो ऑटेकोलॉजी, और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो सिनेकोलॉजी। बायोस्फीयर में क्या आता है? आपसे पूछा जाए कि बायोस्फीयर किस चीज़ का बना होता है,
बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सारे। एक डायग्राम है जिसमें एटमॉस्फेयर आप जानते हो, जिसमें गैसेस ऑफ लेयर, हाइड्रोस्फीयर पानी, लिथोस्फीयर जो अर्थ का आउटर मोस्ट क्रस्ट है। ये देखो डायग्राम, अर्थ का जो बायोस्फीयर है उसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर पानी, लिथोस्फीयर, तीन ही तो चीज़ें। तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं और एयर में भी होते हैं। बर्ड एयर में है, फिश पानी में है और जितने भी है बाकी आपके इंसेक्ट्स हैं सॉइल के अंदर, इन सब को मिला के बायोस्फीयर बोलते हैं। इल्बिडो ऑफ अर्थ क्या होता है, समझिए जरा। इल्बिडो ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? एल्बिडो कितना सरफेस रिफ्लेक्टिव है अर्थ का, हाउ रिफ्लेक्टिव इज द सरफेस। जैसे मिरर है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। सोलर रेडिएशन जो आई तो उसमें से कितनी वापस चली जाएगी, ये सोलर रेडिएशन है लेट अस से, और ये सरफेस ऑफ अर्थ है। तो सोलर रेडिएशन जब आई तो कितनी वापस चली गई, सो रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस कितना परसेंट, तो 30% अगर वापस चला गया तो एल्बिडो ऑफ अर्थ इज 31%। तो सोलर रेडिएशन का 31% गोज बैक, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ अर्थ। जबकि 69% जो है वो अर्थ का सरफेस या एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्व कर लेगा। और बहुत से फैक्टर होते हैं जैसे लैंड सरफेस, आइस है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, क्लाउड कवर, इन सारे के ऊपर डिपेंड करता है। जो टिनी पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिनको एरोसोल्स बोलते हैं, वो भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, क्लाइमेट को चेंज करने में भी इसका इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं तो बड़े सिंप्लीफाइड वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है एल्बिडो ऑफ अर्थ कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे आती है उसको एटमॉस्फेरिक गैसेस रिफ्लेक्ट करती हैं, सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, और भी पैरामीटर होते हैं, पॉल्यूशन वगैरह, ये सारे फैक्टर उसमें मैटर करते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाता है। कौन सा पोल्यूटेंट एवरेज डज नॉट हैव एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस स्टैंडर्ड को बनाता है दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें 8 घंटे का और 1 घंटे का स्टैंडर्ड है। SOx, NOx एंड पार्टिकुलेट मैटर इन सब का है। कौन सा मेथड यूज किया जाता है NOx को मेजर करने के लिए? आंसर है केमिल्यूमिनेसेंस। ये जतिन सर आपको करवाएंगे डिटेल में। और जो बाकी ऑप्शन दे रखे थे यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अल्ट्रा वायलेट फ्लोरोसेंस किस लिए यूज किया जाता है? ओजोन को मेजर करने के लिए। ग्रेविमेट्रिक किस लिए यूज किया जाता है? पार्टिकुलेट मैटर। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के लिए नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कौन सा मेथड किसको मेजर करता है ये आपको पता होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता? साइक्लोन सेपरेटर यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज होते हैं, फैब्रिक फिल्टर भी यूज होते हैं, लेकिन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन डिवाइसेस नहीं यूज होते। ऑब्वियसली एज द नेम शोज डीसल्फराइजेशन वो SOx को सेपरेट करने के लिए यूज होता है।
जबकि साइक्लोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर सब यूज होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। कुछ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। ओजोन जो डायरेक्टली सोर्स से नहीं निकलता, बनता है प्राइमरी से, जो बनता है वो सेकेंडरी होता है। तो व्हीकल और इंडस्ट्री पॉल्यूशन वो प्राइमरी सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SOx, NOx ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। सेकेंडरी जो इनसे मिलके केमिकल रिएक्शन से मिलके बनते हैं। तो ओजोन तब बनती है जब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट में अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। स्मोक प्लस फॉग उसको बोलते हैं स्मॉग, उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है और ये स्मोक का पार्ट नहीं होता है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को हम पॉल्यूटेंट मानते ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पार्ट ऑफ एयर, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर का पार्ट है, उसको हम पॉल्यूटेंट नहीं मानते, उसको हम पॉल्यूशन नहीं मानते। लेकिन स्मॉग में ये सब आता है, स्मोक, फॉग, पार्टिकुलेट मैटर। जब फ्यूल को बर्न करेंगे तो स्मोक निकलेगा। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 साइज का, वो लंग्स के अंदर चला जाता है। कोल्ड स्टार्ट एमिशन, इंटरनल कंबशन इंजन जो गाड़ियों में यूज होता है। ये चारों अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो इसमें जो बी स्टेटमेंट है, अगर कोल्ड स्टार्ट आप करते हो, इंजन आपका हॉट होना चाहिए। अगर इंटरनल कंबशन इंजन, गाड़ी जो आपका व्हीकल जो है, अगर उसका इंजन गर्म है तो आपके कुछ पॉल्यूटेंट जो हैं वो आपके कुछ गैसेस ऐसी हैं जो आपकी बाहर नहीं निकल सकती। एक डिवाइस होती है कैटालिटिकल कन्वर्टर। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड NOx को कन्वर्ट कर देता है CO2 H2O में। और कैटालिटिक कन्वर्टर इफेक्टिवली तभी चलेगा अगर एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये है। जब व्हीकल तुम कोल्ड स्टार्ट करते हो, जब गर्म नहीं है व्हीकल, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता, इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ये सारे के सारे आपके पॉल्यूटेंट्स हैं और ये कैटालिटिक कन्वर्टर से जब बाहर निकलेगा, ये पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं होता, ये पॉल्यूशन है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है जो व्हीकल के एमिशन में पोल्यूशन को रिड्यूस करता है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करता है। अगर ये नहीं कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह नहीं निकल पाएगा बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर by heating the trapped soot to high temperature. Trapped soot means हाइड्रोकार्बन, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश में कन्वर्ट कर देता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा अल्टरनेट फ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है? हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा अल्टरनेट फ्यूल है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और हाइड्रोजन एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूल है। बायोडीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इथेनॉल, ये भी आपके अल्टरनेट सोर्स हैं एनर्जी के। रेडिएशन इन्वर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रेडिएशन इन्वर्सन नॉर्मली रात को होता है जब सरफेस कूल हो जाता है, और सबसिस्टेंस इन्वर्शन हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से होता है। ये हमने ऊपर भी देखा। देखिए जो रेडिएशन इन्वर्शन है वो हाई एल्टीट्यूड पे होता है, हाई हाइट पे होता है। सबसिडेंस इन्वर्शन प्रेशर से रिलेटेड है। रेडिएशन इन्वर्शन जो है वो लैंड और आपका जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। और रेडिएशन इन्वर्शन विंटर में होता है भी गलत है, किसी भी सीजन में हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो सबसिडेंस इन्वर्शन, माउंटेन रिलेटेड इन्वर्शंस, रेडिएशन इन्वर्शंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पास्कल स्टेबिलिटी क्लासेस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज नहीं की जाती। क्यों यूज की जाती है क्लासेस? एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कंडीशन टर्बुलेंस के बेस पे। टर्बुलेंस कैसे डिस्पर्स करता है पॉल्यूटेंट्स को, विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन, सोलर डे किस टाइम पे, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, ये कुछ फैक्टर हैं। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम जो NOx को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। अमोनिया को यूज किया जाता है एज रिडक्टेंट इन सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम। इसको अमोनिया को डाला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रीम में, जहां पर वो NOx के साथ मिलके नाइट्रोजन और वाटर प्रोड्यूस कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे मेजर करते हैं? इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गेक मेथड। ये कुछ मेथड आपको पता होना चाहिए, कौन सा मेथड किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसको नोट कर लेना, इनको गो थ्रू करके जाना, पढ़ के जाना। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है एज पर देम। सो इसमें जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसने कौन सा नहीं इंक्लूड किया है? कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूशन नहीं है। अगर हमें ऑर्डर में लगाना हो मेन सोर्स ऑफ अर्थ की फ्रेश वाटर लार्ज से स्मॉल की तरफ, तो सबसे पहले है ग्लेशियर, वो फ्रेश वाटर सोर्स है, फिर ग्राउंड वाटर, फिर रिवर एंड फिर लेक। जितना भी फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स के अंदर है, फिर ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स में, फिर रिवर एंड लेक, नेचुरल गैस मीन्स मीथेन, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, फ्लेमेबल गैस है और अंडरग्राउंड रिजर्वायर से मिलती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है ये, फार मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन डाइऑक्साइड। NGT से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसको पावर है कंपेंसेशन देने का, एनवायरमेंट डैमेज अगर कोई करे,
मॉनेटरी पेनल्टीज लगा सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हमने कई बार देखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पेनलाइज करता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? दैट इज स्क्रीनिंग, जिसमें यह देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए कि नहीं। फिर स्कोपिंग, की इश्यूज क्या हैं, फिर पब्लिक कंसल्टेशन, फिर मिटिगेशन। स्क्रीनिंग में यह देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है जिसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे या नहीं है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड कौन सा ट्रीटी है? मॉन्ट्रियल। मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर में आए थे। इसी लाइन पे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पेपर होना है। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, बिकॉज इसमें बहुत से, जैसे 4 चॉइस दे रखी है, एक चॉइस तो आंसर से रिलेटेड है, लेकिन बाकी आपकी कंसेप्ट अच्छे हैं। तो ये तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेंटर्स, मैंने किया है, जतिन सर कर रहे हैं, प्रियंका मैम कर रहे हैं, तो सबने मिल मिला के इसको सॉल्व किया है। इसी लाइन पे आपको तैयारी करो, और असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर में आपके सीट्स भी ज़्यादा हैं और आप उसको बहुत अच्छा तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो क्लासेस चल रही है उनको गो थ्रू करो। अगर अभी तक मॉड्यूल आपने नहीं लिया है तो उसको लो और टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज करो। थैंक यू।